हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम प्रकाश की दूसरी क्लास लेके आए हैं जिसमें क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे जो क्वेश्चन रह गए हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों करते हैं रिवीजन को अपना स्टार्ट। तो दोस्तों ये है अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे है दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है। ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रसरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अपवर्तन, क्योंकि जब प्रकाश विरल माध्यम से या सघन माध्यम से एक दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, जब अगर विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो उसकी किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके कारण हो रही है? अपवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इसमें है किस स्थिति में एक अविलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण की स्थिति में, ऑप्शन बी है अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, ऑप्शन सी है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन डी है अपवर्तनांक के प्रवर्धन में। तो देखिए यहाँ पे हम अपवर्तन की घटना और परावर्तन की घटना देख लेते हैं दोनों। जो अपवर्तन की घटना होती है और एक होती है परावर्तन की घटना, इन दोनों ही घटना में ये तीनों चीज एक ही सतह पर होती है। तो इस घटना को पहले हम समझ ले रहे हैं। तो देखिए ऊपर का माध्यम मान ले रहे हैं विरल माध्यम है ऊपर का, और जो नीचे का माध्यम है वो है अपना सघन माध्यम, ये है अपना अविलंब है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रकाश की किरण जैसे ही आती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो ये क्या करती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या करती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और जो परावर्तन की घटना होती है इसमें क्या होता है? चलिए ये है अपना अविलंब। जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए स्थिति में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो यहाँ पे ये अविलंब है, ये अविलंब है, ये आपतित किरण है। ठीक है, ये है आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो देखिए अविलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों कहाँ हैं? एक ही तल पर स्थित हैं। ये अपवर्तन की घटना में हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ये अविलंब है और यहाँ पे ये आपतित किरण है और इधर जो जा रही है परावर्तित किरण है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अविलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अपवर्तन और परावर्तन दोनों की घटना में ये तीनों चीज एक ही तल पर स्थित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? पेट्रोल, तेल, हीरा, हवा। तो दोस्तों हवा का सबसे कम है। हवा का कितना होता है? देखिए हवा का होता है 1.003। ठीक है, और तेल का होता है 1.44 और हीरा का होता है 2.42 के लगभग। यानी कि तो सबसे इन चीजों में सबसे कम किसका? हवा का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? यानी आरोही क्रम मानी बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए इनका अपवर्तनांक पहले जान ले रहे हैं। तो हम देखिए क्या क्या दिया है? सेंधा नमक, बेंजीन, केरोसिन, बर्फ। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो पहले हम सेंधा नमक का, चलो सॉरी यहाँ से लिखते हैं सेंधा नमक। सेंधा नमक, ठीक है। दूसरा है बेंजीन, तीसरा केरोसिन, और अपना चौथा है बर्फ। तो देखिए सेंधा नमक का होता है अपवर्तनांक 1.54, बेंजीन का होता है 1.50, केरोसिन का होता है 1.44 और बर्फ का होता है 1.31।
तो देखिए इनको अगर हम आरोही क्रम में सजाते हैं बढ़ते क्रम में, तो पहले तो देखो अपना क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा अपना बर्फ आ जाएगा। ठीक है, बर्फ से बड़ा किसका होगा, बर्फ से बड़ा होगा अपना केरोसिन का। केरोसिन से ज्यादा किसका होगा, बेंजीन का होगा। और बेंजीन से ज्यादा होगा अपना सेंधा नमक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बेंजीन, केरोसिन, वो बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये है अपना अगला क्वेश्चन। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है, यानी समय का अंतर कितना है। तो देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य उगने से 2 मिनट पहले, सूर्य उगने से 2 मिनट पहले उसकी लालिमा छा जाती है और सूर्य के डूबने के 2 मिनट बाद तक वो लालिमा छाई रहती है, यानी कि तो सही जो समय है दिखने का वो 2 मिनट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में उगने और डूबने में 2 मिनट की देरी होती है, क्योंकि अपवर्तन के कारण सूर्य उगने से 2 मिनट पहले वहां पे हमको लाल लाल दिखाई देना लगता है और सूर्य जब डूबता है तो उसके 2 मिनट बाद तक वो लाल लाल रंग दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो यह झुकता है सामान्य की ओर और गति बढ़ती है। तो देखिए प्रकाश की गति यानी कि जो है ना, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब ये जा रही है, तो ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होती है, जो प्रकाश की किरण होती है वो अविलंब की ओर झुक जाएगी और जब विरल से सघन में जाएगी तो उसकी गति कैसी हो जाएगी, उसकी गति धीमी हो जाएगी। उसकी गति कैसी हो जाएगी, उसकी गति हो जाएगी धीमी। तो ऑप्शन नंबर है अपना सामान्य की ओर झुक जाएगी और गति धीमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा, तो देखो धीमा होता है और नॉर्मल की ओर झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वही सेम क्वेश्चन है और थोड़ा शब्द चेंज करके पूछ लिया है। अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण। तो वही अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन के कारण सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखना, यानी कि लालिमा बहुत ज्यादा दिखाई देती है, बड़ा सा सूर्य दिखता है, वो अपवर्तन का कारण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है। तो हवा और टर्पेंटाइन, बेंजीन और पानी। तो देखिए इसमें सबसे कम सघन होता है वो हवा का होता है। हवा का कितना होता है, हवा का होता है 1.003। वहीं पानी की बात कर लेंगे हम, तो पानी का है 1.33, ये पानी का होता है। और बेंजीन का भी हमने देखा था, बेंजीन का होता है 1.50। ठीक है, तो सबसे कम किसका, हवा का है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक है 2.4042। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, पानी से एक भरे गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण अगर हम बाल्टी में पानी रखा है तो उसको देखते हैं तो उसकी तली क्या है, उठी हुई दिखाई देती है, यानी कि गहराई कम दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही उसमें अगर नींबू डला है तो उसका आकार हमको कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। किसी माध्यम का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक हमेशा होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेडिवेक इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? कंडक्टिव, रिफ्रैक्टिव, एडिएटिव और कन्वेक्टिव। तो इसका सही ऑप्शन है बी, क्योंकि बी रिफ्रैक्टिव का मतलब होता है हिंदी में अपवर्तन। जो अपवर्तन है वो प्रकाश के गर्मी के प्रवाह से कोई संबंध नहीं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? देखो अभी मैंने बताया था 1.003, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? योगदान नहीं है, कुल आंतरिक परावर्तन यानी किसका है? ऑप्शन नंबर ए भी सही है। हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक हाई, ये भी ठीक है। बिखराव, ये भी ठीक है। हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक यानी कि निम्न नहीं होता, उसमें उच्च होता है, तो ये गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? प्रतिबिंबन, अपवर्तन और धारण और केंद्र बिंदु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अपवर्तन का उदाहरण है। अगर हम किसी पानी के गिलास में, ठीक है, किसी पानी के गिलास में अगर हम कोई पेंसिल या चम्मच डालते हैं तो वो हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे हम ये चम्मच डाल रहे हैं तो हमको वो कैसे दिखाई देगी? यहाँ से जाके इस तरह की ऐसी दिखाई देती है, ऐसी मुड़ी हुई। तो ये किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना ये, सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। ऑप्शन बी है, उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है। ऑप्शन सी है, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और वायु कण के द्वारा सितारे का प्रकाश फैलता है। ऑप्शन डी है, पृथ्वी से सितारे की दूरी समय के साथ बदलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडलीय प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडलीय पानी की बूंद में उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर सी है वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों से सूर्य के प्रकाश के फैलाव। ऑप्शन डी है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो उसका नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अपवर्तन के कारण ही सूर्य को हमसे 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक लाल दिखाई देता है। चलिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी डॉट 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 होती है, और यह आभासी स्थिति डॉट 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 जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो अगर हम क्षितिज से किसी तारे को देखते हैं यानी कि अपवर्तन की घटना से समझते हैं। अगर हम पानी की भरी बाल्टी को, तो उसकी तली को देखते हैं तो तली कैसे दिखाई देती है? उठी हुई दिखाई देती है। वैसे तारे कैसे दिखाई देते हैं? ऊंचे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? ऊंचे दिखाई देते हैं। और यह आभासी स्थिति बदलती रहती है। वायुमंडल के कणों के कारण यह आभासी स्थिति कैसी होती है? बदलती रहती है, जिससे हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक का सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका यह अर्थ है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। वर्षा की बूंदों का अपवर्तनांक 1 होता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार नहीं होता। सूर्य का प्रकाश एक वर्णी होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है वो बहुरंगी होती है, उसके कारण इंद्रधनुष में सभी 7 रंग बिखर जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जल में डूबे जाने पर कोई क्षण
पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चपटी हुई प्रतीत होती है। यह एक घटना है, किसका है? प्रकाश के संचरण, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के विस्थापन। इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रकाश के अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन है, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या घटना होती है? विचलन घटता है, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, प्रकाश की दिशा में कोई विचलन नहीं होता है, और प्रकाश का वक्र पथ पर गमन करना। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं। देखिए रंग कितने होते हैं, क्या होते हैं? बेजानी, बेजानीला, हपी और नाला, नारंगी और लाल। देखिए अगर हम इस साइड जाते हैं, इधर की साइड, ठीक है, तो इधर की साइड जाने पे क्या क्या चीज बढ़ेगा पहले वो जान ले रहे हैं हम। अगर हम इधर की साइड जा रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा एक अपना, ठीक है, और चाल बढ़ेगी, ठीक है, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, चाल बढ़ेगी, और क्रांतिक कोण बढ़ता है। और क्या बढ़ेगा अपना? क्रांतिक कोण बढ़ेगा, क्रांतिक कोण, ठीक है। और देखिए अब घटेगा क्या क्या, ये चीज बढ़ता है, घटेगा क्या क्या, देखो पहली बात तो अपवर्तनांक घटेगा, प्रकीर्णन घटेगा, और आवृत्ति घटेगी, और ऊर्जा घटेगी। यदि क्वेश्चन पूछ ले जाए आपसे कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किस रंग के पास होती है, तो यहाँ पे अपना बैगनी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसके पास होता है, तो बैगनी रंग के पास होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, बैगनी की होती है। यही पूछ लिया जाए सबसे कम ऊर्जा किसके पास होती है, तो लाल रंग के पास होती है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल का होता है। यही क्रम चलता है। देखो अगर बढ़ते क्रम में जाएंगे तो ये चीज क्या होंगी, ये बढ़ेंगी। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, ये चीज क्या होंगी, ये बढ़ेंगी, ठीक है, और ये चीज क्या होंगी, ये घटेंगी अगर इस क्रम में चले तो, ठीक है। तो यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होगा, अगर अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो प्रकाश की दिशा में विचलन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकीर्णन और विचलन, एक यहाँ पे प्रकीर्णन और लिख सकते हो आप, वो विचलन और लिख सकते हो, यहाँ पे विचलन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। चलो ये रहा अपना क्वेश्चन, बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो अभी मैंने अपवर्तनांक बताया पिछले क्वेश्चन में। देखिए तो एक बार और बता रहा हूं, बेजानी और हपी और नाला, ठीक है। अगर हम इधर की साइड जाते तो अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। यानी कि सबसे ज्यादा किसका, बैगनी का है, उससे कम किसका है, चलो उससे कम जामुनी का है, उससे कम नीले रंग का है, उससे कम हरे रंग का है। एक मिनट हम इसको दूसरे कलर में लिखे दे रहे हैं, ये ले रहे हैं ये वाला, ठीक। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है बैगनी रंग का, उससे कम है किसका, जामुनी रंग का, उससे कम है किसका, नीले रंग का, और नीले रंग से कम है हरे रंग का, हरे रंग से कम है पीले रंग का, पीले रंग से कम है नारंगी रंग का, नारंगी रंग से कम है लाल रंग का। तो ये क्या है, अपना अपवर्तनांक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का है, तो इस ऑप्शन में देखो नारंगी रंग का सबसे कम अपवर्तनांक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए ये है अपना अगला क्वेश्चन, आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक धुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और प्रकाश का बड़ विक्षेपण। तो देखिए जब आग की लपटें ऊपर उठती हैं तो क्या होता है, वो लाल लाल दिखाई देती है। वो लाल लाल किस कारण दिखाई देती है लपटें, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित करती है?
तो ऑप्शन नंबर इसका तो पहले भी रिपीट हो चुका है। पूर्ण क्या है? अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। खालिस्तान का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। ओम का नियम, मैक्सवेल का नियम, स्नेल का नियम, न्यूटन का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्नेल का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी क्या बदल जाएगी? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल और रंग। तो सीधी सी बात है, चाल बदल जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी तालाब में भाग रहे हो जैसे, और उसकी फिर उसके में भागने के बाद अगर आप मैदान में भागते हो तो आपकी चाल बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष खालिस्तान से संबद्ध किया जा सकता है। तो जो अपवर्तनांक होता है वो चाल से संबंधित होता है। तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम को सघनता दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसकी सघनता ज्यादा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? हवा की भिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से आकाश के रंग में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से प्रकीर्णन तीव्रता से निरंतर परिवर्तन होने का। देखो प्रकीर्णन तो नहीं है, ये गलत हो, प्रकीर्णन शब्द आ गया तो बी गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से टिंडल प्रभाव के कारण, ये भी गलत हो गया। हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एसआई और एसआर का अनुपात क्या कहलाता है? तो एसआई बटे एसआर होता है अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है ये अपना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब प्रकाश अविलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की परिवर्तन होगा। चलिए ऑप्शन ए जल में प्रवेश करने से पहले बदल जाएगी, ऑप्शन बी सीमा पर बदल जाएगी, ऑप्शन सी जल में प्रवेश करने के बाद बदल जाएगी, ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इसको समझते हैं थोड़ा डायग्राम से। जैसे मान लिया, ठीक है, हवा से होते हुए जल में, यानी कि विरल माध्यम से ये सघन में जा रही है। ठीक है, ये अविलंब हो गया अपना। अब वो कह क्या रहा है, अविलंब के अनुदिश। अगर हम अविलंब के अनुदिश डालेंगे, अगर हम किसी प्रकार अविलंब के अनुदिश डालेंगे अगर किसी हम प्रकाश की किरण को, तो उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो अविलंब के अनुदिश डाली है। अगर हम इसको अगर हम तिरछा डालते हैं ना, तिरछा, तो जब हम तिरछा डालेंगे तो ये क्या करेगी, विरल माध्यम से जैसे सघन माध्यम में जाएगी तो ये अविलंब की तरफ झुक जाएगी। वो अनुदिश डालेंगे तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर अपना डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डॉट 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 होता है। देखिए जो आभासी जो सूर्यास्त होता है वो वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट के बाद वो सूर्यास्त होता है, और जब सूर्योदय होता है तो आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मिनट बाद सूर्यास्त होता है। जो आभासी सूर्यास्त होता है वास्तविक सूर्यास्त की अपेक्षा 2 मिनट बाद सूर्यास्त होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है, वह अपवर्तित नहीं होती, वह अविलंब से दूर हट जाती है। उसके आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। जैसे अगर सघन से विरल में जाएगी तो देखिए जब सघन से विरल में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। ये अविलंब हो गया। अगर ये किरण जा रही है इधर सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से वो दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, अविलंब से दूर झुक जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी खालिस्तान है। वास्तविक गहराई से अधिक गहरा, वास्तविक गहराई से अधिक चौड़ा, वास्तविक गहराई से कम चौड़ा, वास्तविक गहराई से कम गहरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर हमने अभी उदाहरण दिया था आपको, अगर हम किसी बाल्टी में पानी रखा और बाल्टी में देखते हैं तो उसकी तली क्या होती है, उठी हुई नजर आती है, तो यानी कि वास्तविक गहराई से वो कम गहरी दिखती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? अपवर्तन, प्रकाशिक केंद्र और आपतन बिंदु। तो देखिए, लेंस के मुख्य केंद्र पे तो केवल प्रकाशिक केंद्र स्थापित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केवल 2। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह रंग कहलाता है। देखिए, अभी मैंने बताया था ना बैजानी अपीनाला करके, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और सबसे कम लाल रंग का होता है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन और विचलन बैगनी रंग का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन और विचलन लाल रंग का होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि सूर्य का लाल रंग नहीं होता, अस्त होने के बाद हमको 2 मिनट तक लालिमा सी दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूज है, ज्यादातर इसका ऑप्शन सभी लोग एक करेक्ट करके आएंगे, तो देखिए इसका डाउट क्लियर करते हैं। जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष, तो इसके निर्माण में जो सहायक कारक है, सॉरी जो मुख्य कारक, पहले इसका निर्माण तो होता है किससे? बरड़ विक्षेपण के कारण, बरड़ विक्षेपण की घटना। और जो सहायक कारक होता है, जो सहायक कारक है इसमें, वो अपवर्तन और परावर्तन दोनों होते हैं। तो देखिए, कभी कभी अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष का बनना निम्न में से किसकी घटना है, उसमें बरड़ विक्षेपण नहीं दिया जाता है, अपवर्तन दे देते हैं, परावर्तन दे देते हैं, या अपवर्तन परावर्तन दोनों दे देते हैं। तो हमें उसको अपवर्तन या परावर्तन को टिक करना है। यार, अपवर्तन अकेला दे रहा है और बाकी कुछ नहीं दे रहा, तो हमको अपवर्तन को टिक करना है, क्योंकि वो उसमें अपवर्तन भी सहायक कारक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या घटना होती है? तो देखिए, जब प्रकाश, देखो हम बता दे रहे हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है, यानी कि ये, ठीक है, ये हो गया अभिलंब, और यहाँ पे हो गया ये चलो किरण मान ले रहे, ठीक है। इधर भी हो सकती है ये किरण, और इधर भी हो सकती है। अगर सघन माध्यम हो तो झुक जाएगी, विरल माध्यम हो तो दूर हो जाएगी। तो ये देखिए, ये क्या है? ये तो है अपना अभिलंब, ठीक है, ये है अपना अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये है आपतित किरण, ठीक है। और ये है परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण, ठीक है, इसको दोनों कहते हैं। तो देखिए क्या क्या एक ही अक्ष पर होता है, एक तो आपतित किरण होती है, और आपतन बिंदु होता है, और अभिलंब होता है, और परावर्तित किरण, ये तीनों, ये चारों चीज एक ही तल पर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों, ये थे सभी क्वेश्चन प्रकाश के। अभी और भी क्वेश्चन बचे हैं जो अगले और क्लासों में लेके आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं होती है खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।